तो जहाँ से क्वेश्चन छूटा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं 101 से 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया था. सो ड्यू टू ओवर वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स द टॉप सॉइल लूजेस द न्यूट्रिएंट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय. तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि स्मीयरिंग, वेदरिंग, लीचिंग, ग्रेविटेशन. तो इनके जो टर्म्स दिए हैं इनका मतलब समझ लेते हैं. तो जैसे कि ये जो है स्मीयरिंग जो है इसका मतलब क्या होता है कि ये इट रिफर्स टू स्प्रेडिंग या फिर कोटिंग ऑफ अ मटेरियल किसी सरफेस के ऊपर. तो ये नहीं होगा. पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या था? ओवर वाटरिंग हो तो टॉप सॉइल अपना न्यूट्रिएंट खो देता है. उसका कारण क्या है? वेदरिंग जो होता है, वेदरिंग आपने अगर ठीक से ज्योग्राफी पढ़ा तो आपको पता होगा. ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इसको बोलते हैं इनटू सॉइल्स, अलग अलग कारणों से, फिजिकल, केमिकल एक्सेट्रा. और तो ये नहीं हो सकता है. जो लीचिंग है वो क्या है? वही है, ये आप पढ़ो. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वाटर ड्रेन्स थ्रू द सॉइल एंड कैरी सॉल्युबल मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स. तो यही है. जब कभी हैवी रेन हो या फिर ओवर वाटरिंग हो तो ये चीज़ें दिखाई देती हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि इट लीड्स टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन द टॉप सॉइल. जैसे ये है सॉइल का लेयर, तो ये जो टॉप सॉइल होगा इसमें, और उसमें कुछ नाम दिए, नाइट्रेट, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटी पुल्स वाटर डाउन, बट द टर्म ग्रेविटेशन अलोन ये कोई डिस्क्राइब नहीं करेगा. लीचिंग साइंटिफिकली करेक्ट टर्म होगा, इसीलिए लीचिंग करेक्ट आंसर है. सो 101 कंप्लीट हुआ. वही यहाँ लिखा हुआ है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडिया दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक रेशियो वाइल फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन अरिथमेटिक रेशियो वाज प्रपोज्ड बाय. तो ये दिया था किसने? तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि रोएंटजन दिया है, और माल्थस, और चैडविक, और ये जो है क्या बोलते हैं इसको, नील बोहर. तो माल्थस होगा अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है. और ये भी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू में माना जाता है. जो माल्थस जो थे उनका प्रोफेशन क्या था? वो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और डेमोग्राफर थे. इनका जो मोस्ट फेमस वर्क रहा है वो ये था कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में पब्लिश किया गया था. जो मेन आइडिया था वो ये था कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करता है ज्योमेट्रिकली, जैसे कि 2, 4, 8, 16. लेकिन जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज़ करेगा अरिथमेटिकली, यानी कि 2, 4, 8, 6, 8 इस तरीके से. तो अगर आप इसको देखोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 2 से ग्रो कर रहा है. तो ये इस तरीके से ग्रो करेगा बहुत स्पीड से, ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके ग्रो करेगा. तो इनका ये कहना था इससे क्या होगा कि एक गैप क्रिएट होगा जिसकी वजह से, जैसे कि फेमाइन, डिजीज़, नेचुरल डिज़ास्टर्स और वॉर, ये सब हो सकते हैं. तो जो पॉपुलेशन पे जो है नेचर अपने तरीके से एक चेक बना के रखता है. तो इम्पैक्ट क्या था? इम्पैक्ट ऑन द डार्विन. डार्विन ने, एक सेकेंड, डार्विन ने इनके वर्क को पढ़ा था और ऐसे को 1838 में, और वहीं से ही इनको ये आइडिया आया था कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. और ये डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि इन्फ्लुएंस किया था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे. तो वही चीज़ है कि जो बेटर सर्वाइव कर पाएंगे वो जो है अडाप्ट करेंगे, ये थियरी थी. और जो अगला ऑप्शन था ये फिजिसिस्ट थे, इनका कोई लेना देना नहीं है, एक्सरे की डिस्कवरी से रिलेटेड है. और वही फिर से यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है, चैडविक. और केमिस्ट्री में आपने नाम सुना होगा नील बोहर का, कि इनका जो मॉडल है एटम का, तो यही है. ये क्वेश्चन और है, ये आप देख लो. उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है. ये यूपी पीसीएस 2024 का पेपर आया था, उसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ था. इस क्वेश्चन को आप पढ़ो. लिखा है कि माल्थस आर्ग्यूड दैट द पॉपुलेशन ग्रोज इन ए डैश प्रोग्रेशन वाइल द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हो कि फूड सप्लाई ग्रोज इन ए डैश प्रोग्रेशन. तो इनमें से आप फिल इन द ब्लैंक भरना है. अब अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन, तो जो वहाँ पे ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है. इसको आप पढ़ो. द आइडिया दैट पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिक रेशियो, कीवर्ड है. फूड सप्लाई इंक्रीजेज इन अरिथमेटिक रेशियो, कीवर्ड है. तो आते हुए क्वेश्चंस जो गलत होते हैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये. इस क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्या लिखा है ऑप्शन में, लीनियर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लीनियर, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक. अब यहाँ पर क्या होगा, ये सी और डी जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या किया था, जिन्होंने कोई ट्रिक नहीं बनाया था, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके चले आए थे. तो आपका काम क्या है कि कोई ना कोई इसका ट्रिक बना लेना. जैसे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि पीजी है, और फूड सप्लाई जो है ग्रो करता है इन, सो FAR.
तो ऐसे आप मान सकते हो कि ये एक ट्रिक है, मतलब जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो घर से दूर जाके पढ़ाई करते हैं, तो आप मान सकते हो पीजी में जाके पढ़ाई करते हैं। तो फार घर से दूर और पीजी में पढ़ाई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, उस टाइम पे कम से कम ट्रिक की मदद से आपको ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन अगर फिर से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन ग्रो इन, अगर आपको पी याद है तो जी से यहाँ पे एक ही है ऑप्शन, बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये डी करेक्ट आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर सिर्फ फार याद है FAR ट्रिक में, तो आप फूड सप्लाई पे FA एरिथमेटिक, तो यहाँ पे एक ही है, ये डी करेक्ट आंसर था। ठीक, और यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या लिखा है, माल्थस, यहाँ पे आप देखो लिखा है माल्थस, और वहाँ पर क्या लिखा था, और वहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन से साइंटिस्ट थे, ये आप देखो। तो बस इस क्वेश्चन को इसीलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, बाकी उस एग्ज़ाम का इस एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, 102 ये आप देखोगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसने दिया था, तो माल्थस। तो उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना, वही यहाँ लिखा है, कुछ नया नहीं है, ट्री भी लिख दिया अलग से, ये है ये, तो देख लेना इसको। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मैरिजुआना, उसको क्या बोलेंगे, एर्गोस्ट्रॉल, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, एर्गेस्ट्रिन नन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो THC है, इसको THC भी बोलते हैं, और THC जो है वो एक मेन साइकोएक्टिव कंपाउंड है, मैरिजुआना में पाया जाता है। एर्गेस्ट्रॉल जो है वो फंगी में देखने मिलता है, और जो एर्गेस्टिन है ये एज सच कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, THC। अगला क्वेश्चन ये है कि विच केमिकल इज यूज फॉर द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम 2 डिफरेंट सेल्स, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट, तो दोनों सही है। जो PEG है वो इंड्यूस करता है प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, सोडियम नाइट्रेट जो है वो भी इसी में देखने मिलेगा, तो दोनों ही सही हो गए। अगला क्वेश्चन आप देखोगे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है क्रॉप जेनेटिक्स करके, तो क्रॉप आई गेस 2-3 बार मेंशन किया गया है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे ये सेकंड क्वेश्चन है क्रॉप से ही। इसके पहले वो फर्स्ट वर्ल्ड याद होगा, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड वाला क्वेश्चन जो था, वहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन सा क्रॉप है, यहाँ पे फिर से क्रॉप से ही क्वेश्चन आया है, तो मतलब उस टॉपिक से। वैसे इसको इको बॉटनी में आप रख सकते थे। सो ओनियन इज़ बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो मतलब ये पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या था वो बता दो। तो USA, सेंट्रल अमेरिका, पेरू, ये एंडीज़ क्या है, माउंटेन है, तो जैसे ये है मान लो साउथ अमेरिका, तो ये है ये एंडीज़ माउंटेन। तो चाइना, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेंट्रल एशिया मानते हैं, तो चाइना टिक कर सकते थे। अब यहाँ पे कुछ कंट्री के नाम दिए हैं, ध्यान से देख लेना, किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया वो भी देख लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा है। तो ये है क्रॉप, ये है ओरिजिन कंट्री, लेकिन ये है इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो जो कॉलोनी बनाएगा अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, कॉन्टिनेंट में जाके, वही तो इंट्रोड्यूस करेंगे, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा, तो फिर ऐसे ही इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो ये कई बार ये भी पूछा नहीं है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन इकोनॉमिक बॉटनी में भी ये लिखा हुआ था, जब आप पढ़ोगे कोई किताब उठा के, इंडियन टेक्स्ट बुक कोई भी BSc लेवल की, MSc लेवल की, तो उसमें आपको ये सब देखने मिलेगा। अलग से लिखते हैं, जैसे मान लो कि आप पोटैटो पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि इस जगह पे कंट्री ऑफ ओरिजिन है, किसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उनका नाम लिखते हैं, ब्रिटिश, पोर्तुगीज़, मतलब डच, ये सब नाम लिखते हैं। तो क्या पता किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर लें। तो इस टेबल को हम पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट टेबल है। तो पोटैटो, इनका पूरा नाम लिखा है सोलानम ट्यूबेरोसम, तो ये बार बार नहीं पढ़ा जाएगा, इसको आप पढ़ना। पेरू या फिर साउथ अमेरिका आप बोल लो उस जगह पे। टोमेटो, ये जो है मैक्सिको पेरू साइड में, चिली ये मैक्सिको में। उसके बाद पपाया, जो लेसर नोन है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि जैसे पपाया है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, कैशिव है, टोबैको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सब पूछते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, पाइनएप्पल साउथ अमेरिका, गुआवा जो है वो सेंट्रल अमेरिका, कैशिव ब्राज़ील, और ये टोबैको सेंट्रल अमेरिका। जो अगला है वो है ब्रिटिश, तो इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, ये जो है कैबेज यूरोप से, और ये जो है कॉलीफ्लावर, ये भी मेडिटेरेनियन रीजन से। टी फेमस है इंडिया में, पहले नहीं होता था, चाइना, और रबर ब्राज़ील से। रबर जो है वो पूरा नाम देख लेना, ये UP के एग्ज़ाम में आया था, PYQ है। टी वाला भी आया था, PYQ है। और ये ब्राज़ील ये वाला और इसकी फैमिली, ये भी PYQ है। फिर आगे है फ्रेंच, तो ये फ्लावर्स, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जासमिन, रोज़, ये सब, तो किस जगह से देख लेना। और दानिश, तो इसमें कुछ नहीं है, बस स्पाइस ट्रेड्स, कुछ खास नहीं है। लेकिन जो डच है, तो
ये है क्लोव, पूरा नाम देख लेना। और ये स्पाइस आइलैंड इसको बोलते हैं, मलुकाज आइलैंड, तो हो सकता है पूछ लें, इंपॉर्टेंट है। नटमेग ये देख लेना, सिनेमॉन श्रीलंका। और अरब्स तो स्पिनिच, पर्शिया, डेट, वेस्ट एशिया सिट्रस फ्रूट्स, जो चाइना से पर्शिया वाला रूट है वहाँ से, सेंट्रल एशिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये पीवाईक्यू अभी हमने ऊपर देखा, यहीं से क्वेश्चन आया था। ऑनियन, एलियम सीपा इसको बोलते हैं, एलियम सीपा भी पीवाईक्यू है। और सेंट्रल एशिया या ईरान आप बोल सकते हो। गार्लिक ये सेंट्रल एशिया, व्हीट नियर ईस्ट साइड में, बार्ली ये जो है फर्टाइल क्रीसेंट साइड में, और पी मेडिटेरेनियन रीजन में, या फिर आप सेंट्रल एशिया में बोल सकते हो। एक चीज़ और किसी एग्ज़ाम में पूछा था, सबसे ज़्यादा किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो पोर्तुगीज़ को आप नंबर 1 पे रखोगे। ये जो है मैक्सिमम इंट्रोडक्शन, जैसे कि टोमेटो, चिली, पोटैटो, पपाया, गुआवा, कैशू। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया के हर घर में एक तरीके से बोल सकते हो आप कि मतलब डेली डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखोगे ना, जैसे आप पोटैटो, टोमेटो, चिली, इन सब के बिना आप सोच नहीं सकते कि एक भी दिन बीतेगा। तो ये जो है किसकी देन है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से टी है, तो दिन में सबसे पहला काम यही करते हैं लोग, चाय पीने लगते हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाता है। तो ये भी देख लेना। और उसके बाद ये तीनों उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये है क्वेश्चन। ये अभी जो 2025 में पेपर हुआ था, यूपीएससी प्री का पेपर हुआ था। अगेन पूरा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस इसलिए लिया था आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप, मतलब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे जब वो स्टूडेंट पेपर सॉल्व करेंगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के लेंस से पेपर को सॉल्व करेंगे कि मतलब किसने कॉलोनी बनाई, तो किसने क्या इंट्रोड्यूस किया था। आप इकोनॉमिक बॉटनी के पर्सपेक्टिव से देखोगे कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या रहा और किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं थोड़ा सा ओवरलैप है, लेकिन क्योंकि सेम ही पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, जैसे आप देखोगे ये जो है 3 नाम दिए हैं, पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। और पूछा है कि इनमें से, ये थोड़ा टफ तरीका है क्वेश्चन पूछने का, कि हाउ मेनी आर दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्तुगीज इन 16th एंड 17th सेंचुरी। तो ओनली 1, ओनली 2, इस तरीके के मे भी आप में ना पूछे, क्योंकि ये थोड़ा टफ माना जाता है। लेकिन ये जो है ये आपके काम का है, तो इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया था, पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। तो यहाँ पे आप जाओगे, पूछा है कितने सही हैं, ये है पोर्तुगीज़ का टेबल। अब यहाँ पे आप देखो, ये है पोटैटो, टोमेटो, चिली, ये ऑप्शन में नहीं था। ये है पपाया, ये है पाइनएप्पल, ये है गुआवा। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका, लेकिन ये आप देखो किसने इंट्रोड्यूस किया था, पोर्तुगीज़। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, बस, और कोई कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन, तो तीनों आ गए, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। आगे देखते हैं, नागेरी एक ब्रीड ऑफ काऊ है, किस कैटेगरी में इसको हम रखेंगे? सो मिल्च ब्रीड, जनरल यूटिलिटी ब्रीड, ड्रॉट, वो सूखा वाला नहीं है, ये दूसरा है। इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चरल लेबर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। बैसिलस सबटाइलिस इज़ नोन टू प्रोड्यूस हाउ मेनी एंटीबायोटिक्स? तो 40, 80, 60, 100, ऑब्वियसली 40 जो है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो या आते हैं या नहीं आते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। और पूछा भी गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस डेटा बेस्ड थे। तो कितने फैक्ट्स एक ह्यूमन माइंड रट सकता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी? सोमा, ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट बायोटेक? सोमा, अल्कोहल, सूरा। तो करेक्ट आंसर आएगा सभी। ये जो है एंशियंट इंडियन फर्मेंटेड ड्रिंक है। लिम्फ नोड हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट? तो RBCs, WBCs, लिम्फ या फिर जर्म्स जो है वो करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ लिखा हुआ जैसे RBCs अनरिलेटेड है, WBCs लिम्फ नोड जो है वो फाइट नहीं करते हैं, सपोर्ट वगैरह करते हैं। सो जर्म्स जो है वो करेक्ट आंसर है। ये जो है ह्यूमन ओवम कंटेन्स अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम, YY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, 1X क्रोमोसोम। सो 1X क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर। ओवम हैप्लॉइड होता है और सिर्फ एक X क्रोमोसोम कंटेन करता है। पेयर ऑफ X अगर रहेगा डिप्लॉयड, इनकरेक्ट हो जाएगा। YY इम्पॉसिबल है, XX जो अगेन डिप्लॉयड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम टोनोप्लास्ट। तो जैसे मान लो ये है, तो इसका जो आउटर लेयर होगा वैक्यूल का, इसी को बोलेंगे मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, तो वो टोनोप्लास्ट होता है। अगला है ER, तो ER जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। पेरोक्सिसोम, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडीज, तो ये प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में काम करता है।
फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो अगर आपने ट्रिक नहीं बनाया है, मतलब कि बहुत कंफ्यूजिंग है। तो जैसे ATGC ये करके है पूरा, तो पूछा है चारगाफ रूल, तो ये जो है AGTC करेक्ट आंसर आएगा। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। प्योरिन इक्वल्स pyrimidine, A+G इक्वल्स pyrimidine T+C। तो कुछ वन लाइनर फैक्ट्स देख लेंगे। जैसे ये जो है प्योरिन्स में A और G आएंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। pyrimidines में CTU आएंगे, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। A इक्वल्स T डबल बॉन्ड और GC में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। PYQ है, याद रखना, बेस पेयरिंग का रूल है ये। U रिप्लेस करता है T को और RNA में, और चारगाफ रूल में A इक्वल्स T, G इक्वल्स C, हेंस A+G इक्वल्स T+C। तो इसका कोई हम आगे ट्रिक बना लेंगे। प्यूरिन इक्वल्स pyrimidine, इंश्योर की यूनिफॉर्म DNA जो डायमीटर रहेगा। A+G इक्वल्स प्यूरिन एंड T+C इक्वल्स pyrimidine। तो इसमें लार्ज बेसिस स्मॉल बेसिस होंगे। DNA स्टेबिलिटी हाई रहता है जब GC कॉन्टेंट जो है हाई रहता है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड। टोटल बेसिस DNA में वो A+T+G+C इक्वल्स 100 होगा। DNA रेप्लिकेशन में A ऑलवेज पेयर विथ T एंड G विथ C। तो इसका कुछ भी ट्रिक बना लेना, जैसे कि ये जो है AGTC, अ गर्ल ट्राइज कुकीज़, ये याद कर लो। एंजाइम दैट एग्जिस्ट इन मोर देन वन मॉलिकुलर फॉर्म आर कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलेंगे? कोएंजाइम, हाइड्रोलेजेस, आइसोएंजाइम्स या फिर ट्रांसफरेजेस। तो आइसोजाइम्स करेक्ट आंसर आएगा। ये जो है दीज आर डिफरेंट मॉलिकुलर फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कब देखने मिलता है? जब RH नेगेटिव मदर हो, पॉजिटिव फादर हो। तो फीटस में भी RH पॉजिटिव, मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, अफेक्ट करेगा नेक्स्ट फीटस को। काला आजार ट्रांसमिटेड बाय, तो CC फ्लाई जो होता है ट्रांसमिट करता है स्लीपिंग सिकनेस। रैट फ्ली प्लेग से रिलेटेड है। सैंड फ्लाई और हाउस फ्लाई अगर हम बात करते हैं तो सैंड फ्लाई लीशमैनिया डोनोवानी काला आजार कॉज करता है, ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। और हाउस फ्लाई तो इसका कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सैंड, क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन है काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, C इज द करेक्ट आंसर, सैंड फ्लाई। और ये कुछ दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि काला आजार, ये दिया है विसरल, लीशमैनियासिस। वेक्टर पूछते हैं बहुत ज़्यादा, वेक्टर याद रखना। और सैंड फ्लाई का पूरा नाम, जैसे कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है, कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा है CC फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। रैट फ्ली प्लेग का पूरा नाम जो है वो पूछ लेते हैं एग्जाम में, यर्सीनिया पेस्टिस, इसको नहीं भूलना है। सैंड फ्लाई तो ये भी है काला आजार, लीशमैनिया डोनोवानी। और हाउस फ्लाई में सब जानते हैं कि कॉलरा वगैरह ऐसे हो जाता है। अस्कैरिस में फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट जो है वो किस में? ये आई गेस एच स्टेट में भी पूछा था, यूपी के जो TGT वाला पार्ट है उसमें भी पूछा था, PGT में भी पूछा था। जब भी कभी अस्कैरिस से क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें मोल्टिंग वाला जो है उसको कभी सीक्वेंस में अरेंज कर दो, या कहाँ क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उस पोर्शन को थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ाई कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। तो लिवर तो माइग्रेशन में ऑकर, लेकिन ये नहीं होता, तो इसका कोई रोल नहीं है हार्ट और किडनी का। सो इंटेस्टाइन जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट लास्ट मोल्ट यहीं पे देखने मिलेगा। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ सेल विजिबल टू नेकेड आई कितना होगा? 1 माइक्रॉन, 100 माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन या फिर 1000? सो 100 इज द करेक्ट आंसर। The gills of mushroom function to help in respiration, bear spores for reproduction, aid in nutrition, enhances buoyancy। तो ये जो है bear spores for reproduction, ये जो है गिल्स जो है वो बियर करते हैं बेसिडिया, जो कि बेसिडियो स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। और यही करेक्ट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम से। तो पाइलियस, जिसको कैप भी बोलते हैं, इसका काम ऐसे ब्रॉड होगा, ऐसे अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये प्रोटेक्ट करता है गिल को और एड इन प्रोटेक्ट गिल अंडरनीथ, मतलब नीचे से प्रोटेक्ट करते रखता है, एड्स इन स्पोर डिस्पर्सल। उसके बाद गिल्स है तो ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिली। और ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऑल्सो कॉल्ड एज वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान देना। थिन होता है, रेडिएटिंग प्लेट्स होते हैं अंडर द पाइलियस। बेसिडिया कंटेन करता है, बेसिडियो स्पोर्स बनाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टाइप या फिर आप स्टॉक इसको बोल लो, अपराइट है, सेंट्रल स्टॉक है, सपोर्ट करता है पाइलियस को।
और एलिवेट करता है कैप को फॉर द बेटर स्पोर रिलीज। एनुलस क्या होता है कि रिमेन्स ऑफ पार्शियल व्हील और टेम्परेरी जो है ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है। और वोल्वा जो है ये थोड़ा देख लेना, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेस पे और सीन इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ अमेनिटा। तो अमेनिटा वैसे ही पूछ लिया जाता है, PYQ है, तो इसको थोड़ा देख लेना। ये है स्ट्रक्चर, और याद करने के लिए ट्रिक भी देख लेंगे। प्लीज़ गिव सम एप्पल विनेगर, पाइलियस, गिल्स, स्टाइप, एनुलस, वॉल्वा। जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो, जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर है, तो जो आपने वहाँ थियरी वाला पोर्शन पढ़ा वही यहाँ पे आके एक बार देख लोगे तो बेटर समझ आएगा। जैसे कि कैप, पाइलियस ये है स्ट्रक्चर, ये है स्केल्स इसके, ये गिल्स हैं, ये जो आपको ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये सब ये क्या है, गिल्स हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज लैमेली। ये स्टेम है, और ये जो नीचे थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं वो माइसीलियल थ्रेड्स हैं। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है कप, या फिर आप इसको वोल्वा बोल लो, और ये रिंग एनुलस। तो स्ट्रक्चर को PDF में आप ध्यान से एक बार देख लेना। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, जो वहाँ छूट गया था वो एक्स्ट्रा यहाँ लिखा होगा, इसको देख लेना। ब्लड कैल्शियम लेवल कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडमिनिस्टरिंग ग्लूकागॉन, पैराथॉर्मोन, थायरॉक्सिन या फिर कैल्सिटोनिन। तो ग्लूकागॉन तो इन्वॉल्व होता है ग्लूकोज रेगुलेशन में। पैराथॉर्मोन जो है वो PTH, आप इसको बोल लो, रेजेस ब्लड कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग बोन रिसेप्शन। तो पूछा क्या था, कौन इंक्रीज कराएगा, यही है। और थायरॉक्सिन जो है रेगुलेट करता है, और कैल्सिटोनिन तो लोअर करता है। तो वही है, सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जो ग्लूकागॉन है रेजेस द ब्लड ग्लूकोज नॉट कैल्शियम, जो थायरॉक्सिन है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, कोई डायरेक्ट इसका इफेक्ट नहीं देखने मिलता है कैल्शियम पे। जो कैल्सिटोनिन है लोअर करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय इनहिबिटिंग बोन रिसेप्शन। तो रिमेंबर करने के लिए ये ऐसे बना दिया था, जैसे कि पैराथॉर्मोन ये जो है इंक्रीज़ करने के लिए ब्लड कैल्शियम लेवल, ये जो है कैल्सिटोनिन लोअर करता है। तो कौन सा बढ़ाता है कौन सा घटाता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं एक साथ देख के, तो थोड़ा ध्यान रखना। बोन मैरो इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, रेप्टीलिया में, फिशेज़ में, एम्फीबियंस में या फिर बर्ड्स में। तो रेप्टीलिया के पास बोन मैरो होते हैं, आपको पता होगा। जो फिशेज़ हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे फिशेज़ हैं जहाँ पे बोन मैरो नहीं देखने मिलता है। ब्लड सेल्स जो है फॉर्म इन द किडनी या फिर स्प्लीन आप बोल लो। जो एम्फीबिया है बोन मैरो यहाँ पे लॉन्ग बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो बर्ड्स हैं यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। और जो बर्ड्स में बोन मैरो प्रेजेंट होंगे वो नॉन न्यूमेटिक बोन्स होंगे। कोकोनट एंड मैंगो फ्रूट्स, इनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, अगेन इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन है। बेरीज, ड्रूप्स, हेस्पेरेडियम या फिर पोम्स। ये एक काफ़ी रिपीटेड PYQ थीम में आता है। तो अगर आपने किसी भी एग्जाम का आप PGT लेवल का पेपर उठा के देखोगे, अगर उसमें इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन बनाया होगा तो पक्का इन दोनों को ज़रूर पूछते हैं। तो यहाँ पे जो बेरीज हैं दे हैव मल्टीपल सीड्स एंड सॉफ्ट स्किन। जो ड्रूप्स होते हैं फ्लैशी फ्रूट होगा विद अ सिंगल सीड एंड हार्ड एंडो कार्ब। हेस्पेरिडियम जो है उसमें आपको ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह देखने मिलेंगे, जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा। पोम्स जो है वो एप्पल, पियर में देखने मिलता है। पूछा क्या था, पूछा था कोकोनट एंड मैंगो, तो ये ड्रूप जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, जैसे कि जो बेरी है इंटायर फ्रूट सॉफ्ट होगा, एडिबल होगा। टोमेटो और ग्रेप्स अच्छा एग्जाम्पल है। जो ड्रूप है फ्लैशी फ्रूट है लेकिन सिंगल हार्ड स्टोन यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। मैंगो, कोकोनट अच्छा एग्जाम्पल है। हेस्पेरिडियम में क्या होता है कि जैसे कि इसी में जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं इनमें रिंड, RIND डिसऑर्डर, आई गेस यही था, भी देखने मिलता है। जो प्लांट पैथोलॉजी आप पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। ये यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल आएगा ऑरेंज एंड लेमन, और पोम में एप्पल एंड पियर। तो फ्लैशी पार्ट फ्रॉम थैलेमस, ट्रू फ्रूट जो है वो कोर में रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोन्टोनिक, पामेटिक, ऑलिक या फिर स्टेरिक। सो ऑलिक एसिड करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होता है, 1 डबल बॉन्ड्स में होता है। बाकी सभी के सभी ये दो तो सैचुरेटेड है, ये पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड सैचुरेटेड है। और जो मोन्टोनिक है ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। तो यहाँ पे ऑयल भी लिखा हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लेना। जैसे कि ये जो है कोकोनट ऑयल से रिलेटेड है, ये पामेटिक ऑयल पाम ऑयल से रिलेटेड है, सोर्स ऑयल की बात करी जा रही है। ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल, और ये स्टेरिक एसिड एनिमल फैट या फिर आप कोकोआ बटर बोलो। यहाँ पे किसको हम बोलेंगे, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, मोस्ट रिपीटेड PYQ को जब भी माइकोप्लाज्मा की बात करी जाती है। तो बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा या फिर ये, सो माइकोप्लाज्मा इज़ द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा को पढ़ लेना, बहुत बहुत छोटा टॉपिक है। लाइकेन भी बहुत छोटा टॉपिक है, पर अगर इससे एक क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने, तो कम से कम मान लो टोटल मिला के 3 क्वेश्चन बने। 3 क्वेश्चन कम नहीं होता है, आप
2 पेज पढ़ते हो, आप 3 क्वेश्चन सही करके आते हो, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, तो पढ़ लेना अच्छे से। व्हेन अ ग्रेप इज़ प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन इट अंडरगोज ऑस्मोसिस, इम्बाइबेशन, प्लाज्मोलाइसिस, या इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मोलाइसिस करेक्ट आंसर आएगा। सेल लूजेस वाटर और श्रिंक। ये यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा है कि जब ग्रेप जो है लिविंग प्लांट सेल, आप इसको बोल लो, इज प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन विच इज़ हाइपरटोनिक, तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द ग्रेप सेल्स बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग द सेल मेम्ब्रेन टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल। इसी प्रोसेस को कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस। आपने अगर काफ़ी छोटे क्लास में ठीक से पढ़ा होगा तो आप इस प्रोसेस को समझ रहे होगे। जो ऑस्मोसिस है सब जानते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर है, और यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। जो इम्बाइबेशन है, इसमें जैसे आप चना रात को भिगो देते हो, सुबह तक वो फूल जाता है, वही चीज़ है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय नॉन लिविंग सब्सटेंस, जैसे कि सीड है, ड्राई वुड्स है, एक्सेट्रा। तो हु प्रपोज्ड चेकर बोर्ड मेथड? तो जेनेटिक्स में मेंडल, प्यूनेट, कॉरन्स, डार्विन। प्यूनेट जो है, प्यूनेट स्क्वायर आपने सुना होगा, तो इसी से इंस्पायर्ड था। स्क्वायर स्क्वायर रहता है क्रॉस एनालिसिस के लिए। एड्रिनल ग्लैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो एक्टो, एक्टो एंड एंडो, मीजो या फिर एक्टो, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म करेक्ट आंसर है। आप ह्यूमन फिजियोलॉजी का कोई भी आप पीवाईक्यू उठाओगे, पीजीटी लेवल का, टीजीटी लेवल का, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से पक्का देखने मिलेंगे। एक तो पक्का देखने मिलते हैं कि जहाँ पे इससे पूछते हैं कि विच ऑफ द डैश डैश करके लिखा होगा इज डिराइव फ्रॉम। तो ये जो एक्टोमीजो वाला है, इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कहीं एक शॉर्ट नोट बना के लिख लेना। Filtration fraction is the ratio of O2CO2, GFR, RPF, HCO3 नेगेटिव, H2CO3, HB या फिर HbO2 एंड HbO2। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सेकंड करेक्ट आंसर आएगा ये, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन होगा वो ये जो है इसका ये है, देख लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाई रीनल प्लाज्मा फ्लो। बाकी इनकरेक्ट है। रेशियो से क्वेश्चन पक्का आता है जब भी जेनेटिक से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हिंदी F1 जनरेशन पूछा है, तो 9331, 15:1, 13:3, 9:1, 9:1 करेक्ट आंसर आएगा। और ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिनोटिपिक इंटरैक्टिव टाइप दिया है इंटरेक्शन का। एक सेकेंड, इंटरेक्शन का टाइप दिया है, एग्जाम्पल दिया है, तो क्या पता एग्जाम्पल पूछ ले, रेशियो पूछ ले, तो थोड़ा ध्यान रखना। 3:1 मोनोहाइब्रिड मेंडेलियन का एग्जाम। तो यहाँ पे जो 9:7, 1:1 तो हो गया था, 9:7 में क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, जैसे कि फ्लावर कलर इन लथाइरस ओडोरेटस स्वीट पी। 15:1 डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन आएगा, एग्जाम्पल होगा फ्रूट शेप इन शेफर्ड पर्स या फिर कैप्सिलाइस को बोलो। ये इंपॉर्टेंट है, जो इसका एग्जाम्पल है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 9:34 क्या आएगा? कोट कलर इन माइस रिसेसिव एपिस्टासिस है। 12:31 डोमिनेंट एपिस्टासिस है, फ्रूट कलर इन समर स्क्वाश। और उसके बाद ये आ गया थोड़े से 13:3, तो इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन, ये इसका एग्जाम्पल है। बाकी के लास्ट के दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा देख लेना। फ्रूट शेप इन कैप्सिकम, बेल पेपर 961। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम नेसेसरी फॉर HSK पाथवे, वो जो है क्या है? तो RUBP कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेस, RUBP हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस करेक्ट आंसर आएगा। कैटेलाइजेस दी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन HSK पाथवे। तो इसका फुल फॉर्म बस एक बार देख लेना। HSK पाथवे ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट HMP पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। लोकेशन कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म ऑफ लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, RBC एक्सेट्रा। मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस करता है NADPH, यूज्ड इन फैटी एसिड सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एक्सेट्रा। प्रोड्यूसेस राइबोस 5 फॉस्फेट नीडेड फॉर न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। और उसके बाद जो बाकी दिया, जैसे कि ये सब एक बार देख लेना। ये जो आखिरी का दिया है कि की एंजाइम वगैरह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर एक बार इनहिबिटेड बाय स्टिमुलेटेड बाय देख लेना। दी प्रोडक्ट ऑफ हिल रिएक्शन ATP, ऑक्सीजन, NADPH, H+, सभी के सभी आएंगे। बस एक चीज़ याद रखना कि ईयर क्या था। सो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हिल इन 1937। लोकेशन है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ग्रीना। ये टाइप क्या है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट प्लस H2O प्लस NADP+, ये पाथवे दिया हुआ है, पाथवे आप देख लेना। प्रोडक्ट देख लो, ATP, NADPH प्लस H+ एंड O2 गैस इवॉल्व। तो कुछ की पॉइंटर्स लिखे थे, एक बार देख लेना इसको। Oxygen is released from water, not CO2. ATP and NADPH used in Kelvin cycle. Hill reaction proves कि light splits water. Experiment used isolated chloroplast और ferricyanide. Plants में carbohydrates mainly जो है वो found in the form of glucose, sucrose, fructose, maltose. So sucrose is the correct answer. Main transport form होता है
फॉर्म होगा। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट इन क्लोरोप्लास्ट ग्लूकोज होगा, कन्वर्टेड इन साइटोप्लाज्म। ट्रांसपोर्ट फॉर्म इन मोस्ट प्लांट सुक्रोज होगा, और स्टोरेज फॉर्म स्टार्च होगा। बोनस कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, देख लेना एक बार, जैसे ये एंजाइम फॉर सुक्रोज सिंथेसिस, सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेटेस, सोर्स से सिंक मूवमेंट में सुक्रोज वाया फ्लोएम, लोडिंग एंड अनलोडिंग। नंबर ऑफ NADH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा? 2, 6, 4, 8, 6 करेक्ट आंसर आएगा। ईच टर्न गिव्स 3 NADH2 आएगा, तो उसमें आप 2 टर्न करोगे तो 6 NADH2 आ जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 1 ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू 2 पायरुवेट, तो पायग्लाइकोलाइसिस ईच पायरुवेट कन्वर्टेड टू 1 एसिटिल CoA, so 1 glucose gives 2 acetyl CoA, so each acetyl CoA enters 1 turn of Krebs cycle, 1 turn of Krebs cycle produces 3 NADH2, 2 टर्न जो है करेंगे तो 3 into 2 इतना आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, ये फैक्चुअल डेटा है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, तो ये 7.3 करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स? नाइट्रोजन ओनली, HNO मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब आप बड़े हो तो इतना लंबा लंबा नहीं बोला जाएगा। HNO खत्म कहानी, HN एंड NO, तो यहाँ पे ये जो है B इज द करेक्ट आंसर। तो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड से बनते हैं, आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। ईच अमीनो एसिड कंटेन अमीनो ग्रुप्स, और ये नाइट्रोजन कंटेन करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करेंगे OH एंड हाइड्रोजन आइटम एंड वेरिएबल R ग्रुप, हेंस सभी के सभी करेक्ट आंसर है। सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड विदाउट द डाइजेशन इंक्लूड्स, मिनरल आएगा, प्रोटीन आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, वाइटामिन आएगा। तो अगर आप एक नज़र देखोगे तो मिनरल और वाइटामिन दोनों सही हैं, ये और ये दोनों सही हैं, लेकिन अगर आप बेस्ट आंसर की तरफ जाओगे तो मिनरल को आप सही मान लो। मिनरल्स जैसे कि ये सब दिया है, सोडियम पोटेशियम आप मान लो सब, तो इनऑर्गेनिक आयंस होंगे, सो दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई डाइजेशन नहीं, केमिकल ब्रेकडाउन इज नीडेड, सो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टर्स पे, एंजाइम पर नहीं। और वाइटामिन क्यों नहीं होंगे? देखो, सम वाइटामिन नीड प्रोसेसिंग फॉर एब्जॉर्प्शन, जैसे कि एक चीज़ और किसी एग्जाम में पूछा था, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है, तो आप ऐसे याद कर लेना कि कोई बहुत ही मोटा सा कीड़ा है, कीड़ा KEDA, तो वाइटामिन याद हो गया, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, तो रिक्वायर्स बाइल सॉल्ट्स फॉर एमल्सिफिकेशन, एब्जॉर्ब विद डाइटरी फैट्स। और वाटर सॉल्युबल की बात करी जाए तो वही चीज़ है, एब्जॉर्ब डायरेक्टली, लेकिन 100% नहीं, हमेशा नहीं, तो कुछ रिक्वायर करेंगे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एग्जाम्पल वही है वाइटामिन B12। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि नॉट ऑल द वाइटामिन आर एब्जॉर्ब विदाउट प्रायर मॉडिफिकेशंस। तो मिनरल्स हमेशा ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे बिना किसी डाइजेशन के, वाइटामिन इनको कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी और नॉट फुल्ली विदाउट डाइजेशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस? ग्लूकोज, सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज। सेलुलोज करेक्ट आंसर आएगा। और वाई सेलुलोज इज इनडाइजेस्टेबल, वही यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना। पॉलीसेकेराइड है, किससे बनता है? β14 लिंक्ड ग्लूकोज यूनिट्स, ह्यूमन लैक दिस टू ब्रेक β14 बॉन्ड, देयरफॉर ये जो है सेलुलोज पासेस अनडाइजेस्टेड, और ये ऐड करता है एज अ डाइटरी फाइबर। बाकी के जो ऑप्शन थे जैसे कि मोनोसेकेराइड, सो इसमें डज नॉट रिक्वायर डाइजेशन एंड डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो स्टार्च है डाइजेस्टेड बाय सैलिवरी अमाइलेज, फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज आएगा। सुक्रोज क्या है? डाइजेस्टेड बाय सुक्रेज एंजाइम, प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। परसेंटेज ऑफ एल्वियोलर एयर एक्सचेंज्ड विद ईच ब्रेथ क्या बोलेंगे? तो 5% करेक्ट आंसर है। ओनली 350 ml आउट ऑफ 6000 ml टोटल लंग वॉल्यूम चेंजेस, वही यहाँ लिखा हुआ है। बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं? क्योंकि लिखा था 100%, 100%, तो इम्पॉसिबल है, लंग्स नेवर फुल्ली एम्प्टी। 10% क्लोज है, लेकिन 5% ज़्यादा एक्यूरेट होगा। 95% मिसलीडिंग है, रिफर्स टू ऑक्सीजन का सैचुरेशन हो गया है, पर ऐसा नहीं है। यही यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि जब आप एक नॉर्मल ब्रेथ लेते हो 500 ml ऑफ एयर इंटर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम, लेकिन सभी के सभी जो है जो फ्रेश एयर होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि लंग्स में जाए, गैस एक्सचेंज हो, सो ओनली अबाउट 350 ml एक्चुअली रीचेस देयर। तो एल्यूलाई ऑलरेडी कंटेन्स 3000 ml ऑफ एयर, जिसको बोलेंगे एल्व्यूलर एयर। सो 350 ml ऑफ फ्रेश एयर मिक्सेस विद 3000 ml ऑफ ओल्ड एयर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 12% के आसपास एल्व्यूलर एयर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा विद ईच ब्रेथ। तो जब भी कभी MCQ वाले क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसको ऐसे राउंड ऑफ कर सकते हो कि ये 5% के आसपास बनेगा। इन विच ऑर्गेनिज्म इज हीमोग्लोबिन फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा नॉट इन RBCs? तो ह्यूमन, बर्ड, फ्रॉग्स एंड अर्थवर्म। अर्थवर्म इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट रिपीटेड PYQ एनिमल किंगडम से। हीमोग्लोबिन ये इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इन दी नेफ्रॉन, पैसिव प्रोसेस एक्टिव है या फिर इन्वॉल्व कैरियर मॉलिक्यूल्स? तो ए क्या है? पैसिव प्रोसेस लिखा है, और सी क्या है? इन्वॉल्व कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन में, ये एक प्रोसेस है, ये जो है वेयर यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, आयंस है, वाटर है, ये टेकन बैक फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू दी ब्लड। क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। कैरियर मॉलिक्यूल्स
यूज स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स इन टिब्यूल सेल्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पूछा नहीं है। तो क्यूटेनियस स्किन रिसेप्टिव फील्ड स्मॉलेस्ट होगा किसमें, तो फिंगर टिप्स, थाइस, बैक एंड आर्म्स। तो फिंगर टिप्स ये मोस्ट सेंसिटिव होता है, तो यही करेक्ट आंसर आएगा। वही यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, बस इस लाइन को देख लेना कि हाईएस्ट टच सेंसिटिविटी होती है। उसके बाद यहाँ पे बैक की बात करी जाए तो एक्सट्रीमली लो ये जो है रिसेप्टर डेंसिटी है, और आर्म्स में मॉडरेट साइज का आप बोल सकते हो रिसेप्टिव फील्ड होता है, बेटर देन थाइस लेकिन उतने सेंसिटिव नहीं होंगे। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ थायरॉयड हार्मोन इज थायरोग्लोब्यूलिन, थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, फ्री थायरोक्सिन, ट्राइआर्डोथायरोनिन। थायरोग्लोब्यूलिन करेक्ट आंसर है। T3 T4 आर स्टोर्ड इन कोलोइडल फॉलिकल्स एज थायरोग्लोब्यूलिन ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे वही लिखा हुआ है डिटेल में, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाई थायरॉयड फॉलिकल सेल्स कहाँ स्टोर होता है, एक्ट एज प्रिकर्सर स्टोरेज फॉर्म ऑफ थायरॉयड, इसको देख लेना। फिर ये TBG है, थायरॉयड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, प्लाज्मा प्रोटीन है, बाइंड्स T3 T4, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, स्टोरेज में नहीं। फ्री थायरॉक्सिन की बात करी जाए तो इसमें क्या है, ये एक्टिव हार्मोन है, प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में, नॉट स्टोर्ड, ये हमारे काम का था, रैपिडली यूज टू कन्वर्ट टू T3। और T3 की बात करी जाए तो मोस्ट एक्टिव फॉर्म होता है थायरॉयड हार्मोन का, लो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन होगा, नॉट स्टोर्ड इन दिस फॉर्म। फ्रॉम विच नेचुरल सब्सटेंस वॉज ऑक्सीजन आइसोलेटेड, मोस्ट रिपीटेड PYQ में आता है ये जो है ह्यूमन यूरिन से फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन IAA वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ऑल्सो ट्रिप्टोफैन बेस्ड। तो ह्यूमन बोन लिखा है, यूरिन लिखा है, गुबानो लिखा है, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन यूरिन इज द करेक्ट आंसर। और थोड़ा बहुत देख लेना, जैसे यहाँ लिखा है कि ह्यूमन यूरिन के बारे में, फर्स्ट नेचुरल ऑक्सीजन IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, अर्ली रिसर्चर जैसे कि कोगल और ये जो है हैगन आइडेंटिफाई किया इन्होंने IAA वाइल स्टडिंग सब्सटेंस जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता हो। यूरिन वॉज यूज्ड बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिप्टोफैन डेरिवेटिव्स। बाकी जो जैसे गुआनो रिच इन नाइट्रोजन होता है, ह्यूमन बोन्स को मतलब नहीं, इरेलीवेंट है, ह्यूमन ब्लड इरेलीवेंट है। 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑल वीड्स, डाइकॉट वीड्स, मोनोकॉट वीड्स। तो यहाँ पे डाइकॉट वीड्स जो है करेक्ट आंसर आएगा, ये सिलेक्टिवली किल करता है डाइकॉट वीड्स को। कलेक्टिवली द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ द फीमेल, इसको हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड पर ध्यान देना, कलेक्टिवली बोला है, कलेक्टिवली। तो वल्वा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, मॉन्स प्यूबिस। तो वल्वा जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखा था मैंने एग्जाम ओरिएंटेड, इसको पढ़ लेना। वल्वा इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन ऑफ फीमेल। क्या क्या इंक्लूड करता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस एंड वेस्टिब्यूल। ठीक, जो ये मॉन्स प्यूबिस है, फैटी एरिया होता है, जैसे ये है, मान लो आप ये है, ये फैटी एरिया जो है यही है, तो ये फैटी एरिया होता है ओवर द प्यूबिक बोन कवर्ड विथ हेयर। जो लेबिया मेजोरा है, आउटर थिक फोल्ड्स प्रोटेक्ट करता है इनर स्ट्रक्चर को। ये जो लेबिया माइनोरा है, इनर थिन है, हेयरलेस फोल्ड होता है, एनक्लोज वेस्टिब्यूल्स। क्लिटोरिस क्या है, इरेक्टाइल ऑर्गन है, ये कम से कम 4 से 5 पेपर मैंने देखा था, तो इसको बिल्कुल अच्छे से रट लेना। होमोलॉगस टू पीनस, रिच इन नर्व एंडिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल, इसमें क्या आएगा, ये स्पेस बिटवीन लेबिया माइनोरा कंटेन्स ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड वेजाइना। यूरेथ्रल ओपनिंग सेपरेट होगा, और हाँ कोई भी ग्लैंड कहीं दिखे तो ग्लैंड पक्का इंपॉर्टेंट होता है, तो ये लिखा है बार्थोलिन ग्लैंड ओपन इनटू वेस्टिब्यूल एंड सीक्रेट म्यूकस फॉर लिब्रिकेशन, ये तो सिंपल है, याद रखना। पेरिनियम रीजन है बिटवीन द वेजाइनल ऑरिफिस एंड एनस। वल्वा डज नॉट इंक्लूड द वेजाइना विच इज इंटरनल। तो ये लास्ट वाली लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि क्या पता एग्जाम में किसी ऑप्शन में लिखा है। ये है डायग्राम, NCERT वाला एक बार देख लेना अलग से। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, ये है क्लिटोरल हुड, ये है क्लिटोरिस, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वेजाइनल ओपनिंग, ये है लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया मेजोरा। उसके बाद ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स, ये है वेजाइनल बर्थ कैनाल जिसको बोलते हैं, ये है ओवरी। उसके बाद ये बेटर तरीके से इसमें था, जो कि ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये मॉन्स प्यूबिस, ये जो थिक रीजन है इसको बोल सकते हो वो। ठीक, तो PDF में रहेगा, इसको आप देख लेना, लेबल डायग्राम। अगला क्वेश्चन ये है कि एज कंपेयर्ड विद स्पर्म द एग कंटेन्स मोर। तो क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोइड्स। सो साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर। एक के पास अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, जो पहला था क्रोमोसोम, तो दोनों के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पर्म हैज़ मेनी फॉर द मूवमेंट, एग में कम होते हैं, स्पर्म जो है कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रियोल को। एग वर्सेस स्पर्म में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, जो काम के हैं वो देख लेंगे। जैसे मोबिलिटी, तो नॉन मोटाइल एग होगा, मोटाइल स्पर्म होगा, फ्लैजिलम हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। उसी तरीके से सेंट्रियोल्स एब्सेंट होंगे एग में, लेकिन प्रेजेंट होंगे स्पर्म में। अगला क्वेश्चन ये है कि स्टडी ऑफ एजिंग को क्या बोलेंगे, जीरोंटोलॉजी, एजियोलॉजी, टेराइटोलॉजी, रीजनरेशन। तो याद रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर लेसर नोन टर्म्स को वो उठाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे लोगों को लेसर नोन टर्म्स नहीं पता, जो कम सुने हैं तो ऑब्वियसली नहीं पता होगा। जीरोंटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। एजियोलॉजी एज सच कोई टर्म नहीं होता है। टेराइटोलॉजी स्टडी ऑफ बर्थ डिफेक्ट,
तो आपने जियोंटोलॉजी और टेराटोलॉजी बहुत बहुत कम सुना होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ जो लेसर नोन है उसका मैंने अलग से टेबल बना दिया है, तो इसको आप देख लेना। जैसे क्या पता पूछ लें, इसके पहले भी एक स्टडी ऑफ करके क्वेश्चन पूछा था ना, ऊपर हमने देखा था। तो ओल्ड एज की जब स्टडी करी जाएगी तो उसको बोलेंगे जिरोंटोलॉजी। ट्विंस की स्टडी करी जाएगी, स्टडी ऑफ है ये जेमेलोलॉजी। उसके बाद डेथ की स्टडी थैनाटोलॉजी, बर्थ इंक्लूडिंग चाइल्ड बर्थ तो टोकोलॉजी। उसके बाद सालिवरी ग्लैंड में ये क्या बोलते हैं इसको, सियालोलॉजी। हेयर में ट्राइकोलॉजी, रूट वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। नेल्स ऑनिकोलॉजी। एजिंग इन मेल्स एंड्रोपॉज स्टडीज। पॉलन पैलिनोलॉजी, पॉलन वाला पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है। ट्यूमर ऑन्कोलॉजी पूछा जा चुका है। लेक्स लिम्नोलॉजी और फंगी माइकोलॉजी पूछा जा चुका है। फिश इक्थियोलॉजी पूछा जा चुका है। एम्फीबियंस बट्रैकोलॉजी बहुत कम लोग जानते होंगे, 90% के आसपास तो पक्का नहीं जानते होंगे, ऐसे टर्म नहीं सुना होगा उन्होंने बट्रैकोलॉजी, पर ये स्टडी ऑफ एम्फीबियंस को बोलते हैं। ठीक, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेसन नोन होगा तो एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे। उसके बाद यहाँ रेप्टाइल्स है, हर्पिटोलॉजी। बर्ड्स है ऑर्निथोलॉजी। इंसेक्ट्स है एंटोमोलॉजी। डॉग्स है साइनोलॉजी। स्पाइडर्स है एरेकनोलॉजी। और यूरिन है यूरोलॉजी। स्किन एजिंग वगैरह है कॉस्मेटिक्स वगैरह तो कॉस्मेटोलॉजी। ह्यूमन पॉपुलेशन डेमोग्राफी वही यहाँ लिखा है जब आप रूट वर्ड पे जाते हो अलग से, जैसे जीरो ओल्ड एज तो स्टडी ऑफ एजिंग। जेमेलोलॉजी जेमेलिस ट्विंस से रिलेटेड स्टडी ऑफ ट्विंस। थैनाटो डेथ से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ डेथ। टोकोलॉजी चाइल्ड बर्थ, स्टडी ऑफ पार्चुरेशन आप इसको बोल लो। सियालोलॉजी सलाइवा, स्टडी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। ट्राइकोलॉजी हेयर तो स्टडी ऑफ हेयर इसको बोल लो। ऑनिकोलॉजी नेल्स तो स्टडी ऑफ नेल्स बोल लो। और एंड्रोपॉस तो एंड्रो टर्म है, रूट वर्ड है, इसमें मैन इसको बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ मेल एजिंग। पैलिनोलॉजी टू स्कैटर स्टडी ऑफ पॉलन। ऑन्कोलॉजी मास या फिर ट्यूमर आप बोल लो, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स या कैंसर। ओफियोलॉजी ओफियो स्नेक होता है तो स्टडी ऑफ स्नेक्स। और पैलियोंटोलॉजी तो पैलियो एंशियंट आप बोल लो इसको, ये तो स्टडी ऑफ फॉसिल। फाइकोलॉजी एल्गी स्टडी ऑफ एल्गी। लाइकेनोलॉजी स्टडी ऑफ लाइकेंस। टेरिडोलॉजी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। एग्रोस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेस। तो फिर से मैं आपको बता दूं, वो आपसे ब्रायोलॉजी टेरिडो ये सब नहीं पूछेंगे, कि उन्हें पता है, सब लोग नाम पढ़ के जान जाएंगे। वही पूछेंगे लेसर नोन जो है, जैसे बट्रैकोलॉजी तो फ्रॉग स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। हर्पेटोलॉजी कोई भी क्रीपिंग थिंग हो, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ऑर्निथोलॉजी सब जानते हैं बर्ड्स हैं। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है। साइनोलॉजी डॉग स्टडी ऑफ डॉग्स। अरेक्नोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। यूरोलॉजी स्टडी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। और वही सेम चीज़ फिर से है कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटोलॉजी। एक चीज़ और जो यूपी के पीजीटी और टीजीटी में मोस्ट रिपीटेड होता है, दो पूछते हैं बहुत ज़्यादा, एक है कॉन्कोलॉजी एक है मलाइकोलॉजी। तो जानबूझ के 4 ऑप्शन लिखे होंगे तो पक्का ये दोनों इंक्लूडेड होते हैं, चाहे कॉन्कोलॉजी पूछा जाए चाहे मलाइकोलॉजी। तो इसको आप रट लेना कि कॉन्का शेल होता है, इसका मतलब मलाकोस सॉफ्ट बॉडी होता है, तो इसीलिए ये जो कॉन्कोलॉजी है स्टडी ऑफ शेल्स होगा और मलाइकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का होगा। और ये जो कॉन्कोलॉजी है ये ब्रांच है मलाइकोलॉजी का। अगला क्वेश्चन ये कि लास्ट स्टेज क्या है सक्सेशन का, तो क्लाइमेक्स या फिर दोनों। तो फाइनल से ये कोई टर्म नहीं होता, इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। फ्लिपर्स ऑफ पैडल्स ऑफ फिशेस आर मॉडिफिकेशंस ऑफ गट, फोरलिम, हिंडलिम, लग, स्कल। तो फोरलिम जो है करेक्ट आंसर आएगा, एवोल्यूशनरी फ्लिपर्स। और हिंडलिम इससे कोई मतलब नहीं है, ये कुछ एक सेकेंड, हाँ तो 148 जो है कुछ इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड स्ट्रक्चर मैंने अलग से लिख दिए थे जो बार बार रिपीट होते एग्जाम में। जैसे आप देखोगे ग्लैंड्स एंड स्किन, तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स, मॉडिफाइड स्वेट या सुडोरीफेरस ग्लैंड्स एक ग्रीन टाइप होता है, ये पीवाईक्यू है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। सेरेमिनस ग्लैंड्स ईयर वैक्स आप बोलो, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होता है। सिबेसियस ग्लैंड मॉडिफाइड एपिडर्मल ग्लैंड होता है, ये जो है नॉट रिलेटेड टू मेमोरी, इसको याद रखना। सेंट ग्लैंड्स मॉडिफाइड एपोक्राइन ग्लैंड्स। फिर अगर हम टीथ टस्क या फैंक्स की बात करें तो ये भी पीजीटी लेवल के एग्जाम में मोस्ट रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कि फैंग्स ऑफ स्नेक्स मॉडिफाइड क्या है, टीथ है। टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफाइड अपर इंसीजर है। टस्क ऑफ वॉलरस मॉडिफाइड कैनाइंस है। एंटलर्स या डियर आप बोलो मॉडिफाइड डर्मल बोन। हॉर्न्स कैटल बफेलोस के मॉडिफाइड एपिडर्मिस। हेयर और फेदर और नेल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बर्ड्स में मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल, हेयर मैमल्स की मॉडिफाइड एपिडर्मिस, क्लॉ नेल्स हुप्स मॉडिफाइड स्ट्रेटम कॉर्नियम एपिडर्मिस में, पॉर्क्यूपाइन क्विल्स मॉडिफाइड हेयर, विस्कर्स मॉडिफाइड सेंसरी हेयर्स, रेप्टाइल स्केल्स मॉडिफाइड एपिडर्मिस, फिश स्केल मॉडिफाइड डर्मिस। कुछ लिम्स फ्लिपर्स विंग्स को देखेंगे, बैट विंग्स मॉडिफाइड फोर लिम्स विद स्ट्रेच डिजिट्स, बर्ड विंग मॉडिफाइड फोर लिम है विद फेदर्स। वेल के जो फ्लिपर्स होंगे, पेंगुइन के फ्लिपर्स आप बोलो मॉडिफाइड फोर लिम होते हैं, पैडल लाइक, पीवाईक्यू है। फिन्स शार्क या मेल क्लास पर आप बोलो मॉडिफाइड पेल्विक फिन्स है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर मेटिंग, यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। स्नेक बॉडी मॉडिफाइड फ्रॉम टेट्रापॉड एंसेस्टर्स। वेस्टिजियल हिंड लिम्स इन पाइथन मॉडिफाइड इनटू पेल्विक
स्पर्श। इंसेक्ट में अगर हम बात करते हैं इसको जो माउथ पार्ट्स है, तो एक बार बस ऐसे देख लेना, पूछते हैं। इंसेक्ट विंग्स मॉडिफाइड बॉडी वॉल क्यूटिकल, बटरफ्लाई माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड चूइंग इनटू साइफनिंग, और मस्कीटो वाले में क्या होगा, चूइंग इनटू पियर्सिंग एंड सकिंग, एंड हाउस फ्लाई माउथ पार्ट्स मॉडिफाइड चूइंग इनटू स्पंजिंग, हनी बी लेग्स मॉडिफाइड फॉर पॉलन कलेक्शन, मोल क्रिकेट लेग्स मॉडिफाइड फॉर डिगिंग। स्केलेटन और स्पेशल केसेस में बस एक बार ऐसे देख लेना, जैसे ये जो काम का है पिन्ना मैमल में मॉडिफाइड स्किन फोल्ड होता है साउंड कलेक्शन के लिए, स्क्रोटम मैमल में मॉडिफाइड स्किन पाउच होता है टेस्टिस के लिए, स्विम ब्लैडर बोनी फिशेस में मॉडिफाइड लंग होता है बायोन्सी के लिए, लंग्स जो कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में होंगे तो इवॉल्व फ्रॉम स्विम ब्लैडर इन फिशेस, प्लेसेंटा फाउंड बाय मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। कुछ पीवाईक्यू ट्रैप्स देख लो जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे मेमरी ग्लैंड इक्वल्स ऑयल ग्लैंड्स, गलत है, ये एक स्वेट ग्लैंड डेरिवेटिव है। फेदर इक्वल्स हेयर, गलत है, फेदर मॉडिफाइड स्केल है, हेयर मॉडिफाइड एपिडर्मिस है। फैंग्स एंड क्लॉज आर बोथ आर सेम, गलत है, फैंग्स मॉडिफाइड टीथ है। इंसेक्ट के विंग्स और लिम्स एक ही है, नहीं, विंग्स मॉडिफाइड क्यूटिकल होते हैं नॉट लेग्स। फिश के स्केल्स रेप्टाइल के स्केल एक ही है, फिश डर्मल होगा, रेप्टाइल्स के एपिडर्मल होंगे। और एक चीज़ देख लो कि जो ट्रैप अवॉइड करना है, एक्रीन और एपोक्राइन में डिफरेंस। एक्रीन ग्लैंड्स क्या होगा, सिक्रीट क्लियर वाटरी स्वेट एक्टिव फ्रॉम बर्थ इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, इसमें कोई खास ऑर्डर नहीं होता। लेकिन जो एपोक्राइन ग्लैंड होता है यहाँ पर क्या होगा कि ये सिक्रीट करता है थिक मिल्की स्वेट, बिकम एक्टिव एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आप हिट करते हो उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है। कहाँ कहाँ देखने मिलता है, ये कीवर्ड है, ऑप्शन में कभी लिखा सकता है। आर्मपिट्स, जेनिटल एरिया, मे प्रोड्यूस बॉडी ऑर्डर्स ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, तो इसको आपको याद रखना है। ये यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मेमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड्स, ये रॉन्ग अजम्पशन है, मेमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड एक्रीन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। सेरेमिनस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स एक ही हैं, नहीं, ये मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं। सेंट ग्लैंड्स सेबेसियस ग्लैंड एक ही है, गलत है, सेंट ग्लैंड्स या एपोक्राइन। एवरेज हाइट, अब इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, ये ऐसा लगा कि एथनोबॉटनी से क्वेश्चन था, उसमें जो ट्राइब्स हैं और उनके कुछ हर्ब्स वगैरह के जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं लेके, अगर उसमें कुछ काम का है तो उसकी स्टडी कराई जाती है। इसमें आप देखोगे द एवरेज हाइट ऑफ जुलू एंड बतूशी ट्राइब्स मैन, तो ये सबको पता होगा कि कुछ ट्राइब्स है जो बहुत छोटी होती है हाइट में, कुछ ट्राइब्स है जो बहुत लंबी होती है हाइट में, लेकिन इतना स्पेसिफिक होकर बहुत कम लोग होते हैं जो याद करते हैं कि अच्छा इतने इतने मीटर है, अच्छा इतने इतने, ये तो मतलब बेवकूफ़ी है ऐसे क्वेश्चन बनाना, पर ठीक है। करेक्ट आंसर आएगा सी, 2.2, 1.2। ये यहाँ पे आप देखोगे जुलू ट्राइब है, जुलू 2.2 ये है, और ये जो है वतूशी ट्राइब ऐसे दिखते हैं, ये वतूशी है, ये जुलू है, ये ज़्यादा लंबे होते हैं और ये इनसे थोड़े कम। तो ये टेबल है, जिनको समझ नहीं आया कि लिखा है क्या समझे, ये है 0.8 80 सेंटीमीटर, ये लगभग फीट और इंच में दिया है। तो जो काम का था वो ये कि 2.2 यानी कि 220 सेंटीमीटर यानी कि 7 फीट 3 इंच, 1.8 180 सेंटीमीटर 5 फीट 11। तो ये थोड़ा एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन फिर से अगर बने, अगेन मैं आपको बता दूँ, आप कितने भी रट लो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इंटेलिजेंट गेस आप कर सकते थे कि एलिमिनेट करते जाओ, जो बचे उसी को सही कर दो। उसके लिए कम से कम एक का फैक्चुअल डेटा आपको पता होना चाहिए था। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। और एक चीज़, अगर 2.1 से ज़्यादा रहेगा तो आप इसको जाइगेंटिज्म बोलोगे, कम रहेगा तो डॉर्फिज्म बोलोगे। एफोटिक जोन इन द सी विच मेंटेन्स कॉन्स्टेंट सैलिनिटी रेंजेस फ्रॉम, तो 10 मीटर, 100 मीटर, 2। तो यहाँ पे जैसे कि ये बैथीपेलाजिक जोन है, तो यहाँ पे ट्रू डार्क जोन इसको बोलेंगे, एफोटिक स्टार्स यहाँ पे होगा। वेरी कोल्ड एंड हाई वाटर प्रेशर यहाँ पे होता है, और जायंट स्क्विड्स यहाँ पे देखने मिलते हैं। और एबिजोपेलाजिक जोन में 4 से 6 हज़ार मीटर आप बोलो, हमेशा डार्क रहता है और बहुत कोल्ड रहता है यहाँ पे। अगला है हेडल पेलाजिक जोन, तो यहाँ पे ये आपको बहुत ही डीप ओशन ट्रेंचेस यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि मैरियाना ट्रेंच, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो इसका ये याद रख लेना। और हाँ, तो वन लाइनर एक बार देख लेना, जैसे एपीपेलाजिक फोटोसिंथेटिक मीजो बायोलुमिनेसेंस स्टार्ट्स यहाँ पे, बैथीपेलाजिक ट्रू एफोटिक बेगिंस, एबिजोपेलाजिक कांस्टेंट सैलिनिटी, और हिडल पेलाजिक डीपेस्ट ट्रेंचेस। जो लेयर्स है वो देख लेना एक बार, जैसे ये आप देखोगे यहाँ पे सनलाइट, यहाँ से ऐसे सनलाइट आएगा, तो ये फर्स्ट लेयर है, तो यहाँ तक चीज़ें सही रहती हैं। ये एपिपेलाजिक सनलाइट जोन, फिर ये ट्वाइलाइट है, यहाँ पे आपको जैसे ऑक्टोपस देखने मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये मिड जोन है, मिड नाइट जोन, यहाँ पे एंगुलर फिश देखने मिलेंगे। और उसके बाद सी स्टार्स वगैरह आपको इसमें देखने मिलेंगे, एबीज वाले में स्क्विड्स, श्रिम्प, ये सब। फिर लास्ट में बचेगा ये जहाँ पे ट्रेंचेस होते हैं, तो ट्यूब वॉर्म्स, स्टार फिश, सी क्यूकम्बर, ये सब आपको देखने मिलेंगे। ठीक, तो 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अभी 151 से 200 तक बाकी है और इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा।